नमस्कार। परीक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और पुनः इसी मंच से हम एक पॉलिटी का नया चैप्टर लाए हैं आपके लिए, मूल अधिकार। इससे पहले एक चैप्टर जो आपके हुए थे, पहला चैप्टर था आपका संविधान सभा। देखो, मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त पहले चैप्टर का नाम और उसका इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी होता है, ताकि हवाबाजी ना की जाए और उस मुद्दे पर बात की जाए। तो संविधान सभा का जब निर्माण कराया, उसके बाद मैंने प्रस्तावना कराई, उसके बाद फीचर्स कराए और फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कराया, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये बात थी, यानी हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र से आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, यानी हमारे अनुच्छेद स्टार्ट हो चुके हैं। जब ये सफर स्टार्ट हुआ है और हमारा ये सफर जाएगा 470 प्लस आर्टिकल तक, 470 प्लस आर्टिकल तक ये पूरा जाएगा। इसमें पूरी पॉलिटी के 25 भाग आएंगे और 370 प्लस 470 प्लस अनुच्छेद जाएंगे और उसके बाद ये पहुंचेगा 8-12 अनुसूचियों तक। तो अनुसूची में आपको एक दिन तसल्ली से अनुसूचियों के बारे में बता देंगे। 25 भाग जो हैं वो आपके चलते रहेंगे और आर्टिकल आपके चलते रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल को तो एक साथ लिखा नहीं सकते, ले आर्टिकल को हमें टॉपिक के साथ पढ़ना है। भाग हैं क्योंकि आर्टिकल है और जो भाग है वो हमें एक साथ पढ़ना है। उसके बाद रही हम 12 अनुसूचियों की बात, जो 8 थी 26 नवंबर 1949 को, वो हम आपको 12 अनुसूची एक साथ करा देंगे। ठीक है, तो वो एक साथ 12 अनुसूची हो जाएंगी। उसमें हर चीज जो आएगी मैं केवल अनुसूची का नाम लूंगा और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हम इस चैप्टर के बाद आपको अनुसूची कराएंगे, या किसी भी एक लेक्चर में, एक एक्स्ट्रा टाइम में, उसी टाइम में अंदर अंदर आपको अनुसूची भी करा दी जाएंगी। तो मैं आपसे बात करता हूं आज मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर आज हमारा है, कॉपी पे नोट करिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान के या में मूल अधिकार। ये चलेगा आज आपका भारतीय संविधान के मूल अधिकार। अब संविधान है, संविधान बना भी, संविधान में जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी कुछ चीजें अब यहां पर भी आने वाली हैं, तो वही चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले आज मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के मूल अधिकार एक अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, एक शायद यह भारतीय संविधान की खूबसूरती को भी बताएगा। और इसमें इतनी सारी डिबेट हुई हैं, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो जजमेंट देते हैं और इसको बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट आए हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन मैं आज आपको इसका ट्रेलर दिखाना चाहता हूं। ज्यादा इस टॉपिक के बारे में सीरियस बातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन इससे जुड़ी हर चीज आपको बताई जाएगी और आर्टिकल होंगे, लेकिन आर्टिकल के साथ साथ इतने सब क्लॉज आर्टिकल हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊं 15 आर्टिकल। तो आर्टिकल 15 जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5 एंड 6 ये हम पढ़ेंगे। इसमें सब कुछ आएगा, आज से जुड़ी करंट की नॉलेज भी आपको यहां पर दी जाएगी और करंट से जोड़ के ही बताऊंगा मैं हर चीज को, करंट से जोड़ के हर चीज को बताऊंगा कि जो पॉलिटी में जो राइट्स हैं वो किस किस मुद्दों से जुड़े होते हैं और अभी हाल ही का मुद्दा ऐसा क्या हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो आपको याद होगा 15(6) आर्टिकल जो देता है वो ईडब्ल्यूएस को लेके देता है, 16 भी यही देता है। तो उससे जो कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे हम इस चीज को। आज मैं आपको ट्रेलर बताना चाहता हूं। तो पहले बात करते हैं मूल अधिकार की। ये संविधान तो ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है? ये मूल अधिकार का मतलब क्या है, या जिसको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। जिसको हम मौलिक अधिकार बोला जाता है, ये भी शब्द है और एक आपका ये मूल अधिकार भी शब्द है। तो मौलिक अधिकार। ओके, अब आगे बात चलते हैं कि मूल अधिकार है क्या। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात कही जाती है कि जब भी कभी किसी टॉपिक की स्टार्टिंग की जाती है तो उसको अपनी जनरल लाइफ से जोड़ा जाता है, यानी हमारी जो जीवन की जो समस्या है, जीवन का जो समस्याओं का निराकरण है और हमें कौन कौन से मूल अधिकार मिले होते हैं, ये हम आपसे बात करेंगे। देखो क्या था, आपके परिवार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परिवार सबका होता है, आपका भी है और मेरा भी है। परिवार में हमारा पालन पोषण होता है,
परिवार में हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर हमारा पालन पोषण, हमारी शिक्षा, और शिक्षा से लेकर हम अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ते हैं या फिर अपने हम प्रोफेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हमें जो भी चीज करनी है हम परिवार से सीखते हैं, तो ये भी चीज है। और कहा जाता है कि हमारी प्रथम पाठशाला परिवार होती है, जहां से हम सीखते हैं। सीखने का मतलब आप वो चीज देखिए कि जब हम कुछ भी सीखें, चाहे हम छोटे से संस्कार की बात करें, चाहे हम अपने मैनर्स की बात करें, चाहे हम सभ्यता की बात करें, कि हमारा परिवार एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर को हमको देता है, और स्ट्रक्चर वो बनी बनाई होती है, आप उसमें केवल एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व होता है केवल आपका उसमें एग्जिस्ट करने का। अब देखते हैं मूल अधिकार क्या है। जैसे कि आप घरों में रहते हैं और कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, लेकिन बाहर रहते हुए भी आपके घर में सबसे बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। मैंने नाम, हर घर में सुप्रीम कोर्ट की कहानी होती है। वो सुप्रीम कोर्ट होता है आपके पिताजी का, यानी पिताजी आपके घर में सुप्रीम होते हैं, या पिताजी भी होंगे या फिर आप मान लो दादाजी भी होंगे, ठीक है। और सभी घरों में ये कुछ माएँ भी अपना अपना निर्णय देती हैं और निर्णय के अनुरूप वो घर चलता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि कोई पारिवारिक मामला है तो उसमें आपकी माँ की सहमति भी मांगी जाती है और आपके पिताजी की भी सहमति होती है। तो आपके घर में वो पिताजी सुप्रीम होते हैं, उनको यानी उनके द्वारा दिए गए फैसले जो होते हैं, उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं, जो घर का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको लेके आप बड़े सीरियस हो जाते हो और उसका पालन भी आप अच्छी तरह से करते हैं। जैसे कि आपके घर में परिवार में सबसे छोटी से छोटी बात करें तो आपके परिवार में जब आपने जन्म लिया होगा, जब से आप अपने दिमागी तौर पर उन चीज़ों को समझने लगते हैं, जैसे कि आपका 4th स्टैंडर्ड में आए, 5th स्टैंडर्ड में आए, 6th में आए, तो आप धीरे धीरे आते आते 10th स्टैंडर्ड में ये चीज़ समझ जाते हो कि हमारे घर के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, आपको किस तरीके से वर्क करना है सोसाइटी में, अपने कॉलेज, यदि आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज, स्कूल है तो स्कूल में, ठीक है। और इससे आने वाली लाइफ आपको यही जनरली डिसाइड करती है। अब आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपको रात में मान लो किसी इंजॉयमेंट के लिए दोस्तों के साथ पार्टी के संग जाना है, तो पार्टी में जाने के लिए पहले आपके घर के रूल्स और रेगुलेशंस को देखना होगा। यदि आपका रूल्स और रेगुलेशंस घर का जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो पूरा पिताजी संभालते हैं, तो पिताजी का ये आदेश है, पिताजी का ये जजमेंट है कि रात के 9 बजे कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। रात के 9 बजे कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। उनका मतलब आपको रोकना नहीं है, उनका मतलब है आपको फ्रीडम के साथ साथ आपको रेस्ट्रिक्शन भी देना है, यानी आपको लगाम भी लगानी है। जिस एज के बाद फिर आप, ये इस एज के बाद होता है कि कुछ एज तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन वो आपको छूट कभी नहीं मिलती है, यानी वो आप पर रेस्ट्रिक्शन तो लगा रहे हैं लेकिन आपको साथ में उन चीज़ों पर थोड़ा फ्रीडम भी दे पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई इनविटेशन आया तो आप दिन में वो चीज़ अटेंड कर सकते हैं, रात में वो चीज़ अटेंड नहीं कर सकते, यानी आपको परिवार से ही मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। और मैंने जैसे कहा है, अरस्तु ये बहुत बड़ी बात कह गए हैं। अरस्तु जो है ये माने जाते हैं, अरस्तु से बड़ा कोई फिलोसफर, शायद बहुत बड़े फिलोसफर हैं अरस्तु। अरस्तु एक बात कह गए हैं कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में, किसी देश में, किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसको जन्मजात एक अधिकार मिलता है, उसे राजनीतिक अधिकार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति, उसके लिए सरकार आपको कोई लाइसेंस नहीं देती है, लेकिन जिस देश में आप पैदा हुए हो उसके राजनीतिक अधिकार आपको मिल जाते हैं, चाहे आप अमेरिका में मिले और चाहे आप यहां मिले। और वैसे आपको बात बता दूं, बड़े फिलोसफर भी इस बात को कह गए हैं कि किसी भी घर में जन्म लेना वो आपकी चॉइस नहीं थी, आप बाई चांस पैदा हुए। यानी ये बहुत बड़े फिलोसफर है, ये मैं नहीं कह पा रहा, अरस्तु कह गए हैं, कार्ल मार्क्स इस बात को कह गए हैं कि आपका किसी घर में जन्म होना ये चॉइस नहीं है, ये बाई चांस है। तो बाई चांस को अब उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है किसी व्यक्ति को। जैसे कि मेरा जन्म हुआ जब मुझे कुछ राजनीतिक अधिकार मिल गए थे, हालांकि मैं उन अधिकारों को कुछ बाद समझा, कुछ वक्त के बाद समझा, लेकिन वो हमको राजनीतिक अधिकार मिल गए। अब राजनीतिक अधिकारों के रहते हुए आप यदि समाज से दूर रहते हो, मैंने ये बात कल भी बोली थी, और अरस्तु इस बात को कह गए हैं कि जो व्यक्ति समाज से दूर रहता है या तो वो देवता है और या वो पशु के समान है। ये दो ही श्रेणी होती हैं, बीच में कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अरस्तु ने बहुत सोच समझ के बात बोली। और अरस्तु देखो कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी कभी दिमागी तौर पर उल्टी बातें कर देता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोली
कि बहुत बड़े स्तर पर उनका विरोध भी किया गया और कुछ बातें ऐसी बोली जिनका आज अनुसरण भी किया जा रहा है। तो मैं बात स्टार्ट करूंगा राजनीतिक अधिकारों से। यदि मैं मौलिक अधिकार को पढ़ाऊंगा तो राजनीतिक अधिकार साथ साथ चलेंगे आपके, यानी पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं आपके। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग डालते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार की बात, और इस बात को लेके सबसे बड़ी बात करें तो इस बात को लेके सबसे बड़ी बात कह गए हैं अरस्तु। कौन कह गए हैं? अरस्तु। अरस्तु जो है बहुत बड़ी बात कह गए हैं समाज को लेके और हमारे राजनीतिक अधिकारों को लेके। देखो, यदि भी किसी देश में किसी व्यक्ति को जन्मजात ये अधिकार प्राप्त होता है तो प्राप्त होने के साथ साथ वो इन अधिकारों के जरिए, इन अधिकारों के माध्यम से किसी भी देश में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद कर पा रहे होंगे, शायद प्रस्तावना में पढ़ाया था मैंने आपको। प्रस्तावना में नहीं, आपको मैंने फीचर्स में पढ़ाया था। संविधान की जब विशेषताएं चल रही थी तो उसमें एक सब टॉपिक आया था मूल अधिकार, और मैंने ये भी कहा था कि आगे जाके चैप्टर बन जाएगा। मूल अधिकार भी था, डीपीएसपी पे था, थर्ड लेवल गवर्नमेंट थी, कई सारी चीजें थी। तो उसको मैंने बताया सबसे लंबा लेके संविधान जो मैंने पढ़ाया था पहला टॉपिक, वो उसी टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। उसमें मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे और मौलिक अधिकारों में एक चीज पढ़ाई थी कि मौलिक अधिकार देश में या किसी भी राज्य क्षेत्र में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तो मौलिक अधिकार एक तरह से राजनीतिक अधिकार होते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली यह है कि उस देश का लोकतंत्र में बढ़ावा मिलेगा, और वो लोकतंत्र होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो हमारा जो देश है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाला देश है, या दूसरी बात करें तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाला देश है, जहां पर आप अपने नेता को खुद चुनते हो। यही तो आपका राजनीतिक अधिकार है। चाहे आपकी फ्रीडम की बात करूं, चाहे आपके पहनने ओढ़ने, खाना पीना, घूमना, जो भी है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता की बात करूं, और कुछ चीजें रेस्ट्रिक्शन भी लगाती हैं। तो यही तो आपके राजनीतिक अधिकार हैं कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल समाज में कैसे करते हैं, और जो राजनीतिक अधिकारों का मिसयूज करता है उन्हीं पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये होते हैं मौलिक अधिकार। यानी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी समाज में आप रहते हैं, किसी पड़ोस में आप रहते हैं, जिसको हम देहाती भाषा में मोहल्ला बोलते हैं। मोहल्ला, कई जगह कुछ इलाका भी बोला जाता होगा, कई जगह क्षेत्र भी बोला जाता होगा। ये एक भाषा का फर्क है, भेदभाव नहीं है, भाषा का फर्क हो सकता है। तो आपको बताया होगा कि अपने समाज में रहते हुए आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, राजनीतिक अधिकार, उनका इस्तेमाल आप करोगे तो आपको डेफिनेटली मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो अरस्तु थे एक, तो सबसे पहली बात ये कहने वाले राजनीतिक अधिकारों की बात जब की थी। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो इस पर हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी राजनीतिक अधिकार, और राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोग क्या करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। और यह मूल अधिकारों का सबसे परम उद्देश्य होता है। मौलिक अधिकारों का सबसे परम उद्देश्य होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, और राजनीतिक लोकतंत्र केवल तभी बढ़ सकता है जब अपने आप पॉलिटिकल राइट्स आपको मिले होते हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स कब मिले होते हैं? जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं। उसके लिए सरकार के लाइसेंस की या किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा एक कहावत है ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता इसलिए कहलाता है कि मौलिक अधिकार से आप राजनीतिक अधिकारों पर जब आते हो, यानी पहले हम मौलिक अधिकारों को चाहे तो एक तरह से राजनीतिक अधिकार ही कह सकते थे, और राजनीतिक अधिकारों का रिश्ता होता है राजनीतिक लोकतंत्र से, और वही लोग राजनीतिक लोकतंत्र में आप अपने मूल अधिकारों का भली भांति प्रयोग भी करते हो, उनका लुत्फ भी उठाते हो, और कुछ चीजें सरकार के दबाव में रहते हुए आप अपनी उन चीजों पर प्रतिबंध भी लगा देते हो। तो ये हुआ राजनीतिक अधिकारों की बात, और ये हुई आपकी राजनीतिक लोकतंत्र की बात। और यही मौलिक अधिकारों का क्या होता है? यही मौलिक अधिकारों का परम उद्देश्य होता है। परम उद्देश्य हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यही मौलिक अधिकारों का लक्ष्य है कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा दो।
और राजनीतिक लोकतंत्र केवल तभी बढ़ सकता है जब अपने राजनीतिक अधिकारों का आपके मिले हों और आप उनका यूज करें, मिसयूज ना करें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति के पास एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण जगत होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण जगत होता है, चाहे वो किसी भी नजरिए से देखा जाए, चाहे आप अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें, चाहे आप भूगोल के नजरिए से देखें, और चाहे आप राज्य व्यवस्था के नजरिए से देखें, तो एक व्यक्ति की संरचना पूरी अपने आप में एक क्या होती है, एक पूरा जगत होती है, एक संसार होती है, एक ब्रह्मांड होती है। लेकिन हम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझ सकते कि हम ही राजनीतिक अधिकारों के कर्ता धर्ता हैं। इनको जो आपको समाज देता है, ये समाज देता है, यानी संविधान ने आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए, आपको समाज ने मूल अधिकार दिए हैं। और समाज को शक्ति देने वाला कौन होता है? भारत का संविधान होता है, और वही यानी ये रिलेशन होता है, यानी जनता ने संविधान को शक्ति दी, अब संविधान आप उसके बदले में आपको कुछ देना चाहता है, तो वो है आपके मौलिक अधिकार। देखो, चाहे मैं प्राचीन स्थिति की बात करूं, प्राचीन स्थिति में भी यही था। प्राचीन स्थिति में बस फर्क ये था कि वहां पर राजशाही तंत्र था। पहले आप लोकतंत्र में नहीं जीते थे, पहले आप राज पद्धति पर जीते थे, राजशाही तंत्र पर जीते थे, जिसमें यह कहा जाता है कि राजा का बेटा एक राजा ही बनता था, यानी उत्तराधिकारी माध्यम था, सक्सेसर रूल चलता था समाज में। तो उस समय भी राजा भी आपको कुछ राइट्स देता था, जैसे कि आप अपनी दुकान चला सकते हैं या अपना व्यापार कर सकते हैं कोई भी, लेकिन अनुमति से, या आप कुछ बोल सकते हैं। हाँ, बोलने की स्वतंत्रता उस वक्त थोड़ी कम थी, राजशाही तंत्र में बोलने की स्वतंत्रता इतनी नहीं होती है जितना आप खुलकर बोल पाते हो, ये बात थी। या फिर कहीं भ्रमण की स्वतंत्रता, ये आपको जरूर थी। तो कुछ स्वतंत्रताएं थी और कुछ नहीं थी, तो उनको ही लेकर हमने क्या किया, एक भारतीय संविधान में एक चैप्टर डाला, मूल अधिकार। और यही भीमराव अंबेडकर की कुछ पीछे विचारधारा रही होगी, तो इसको लेके बड़ा खूबसूरत भाग यहां पर संविधान में ये डाला गया। अब प्राचीन स्थिति में क्या था, चाहे तो मैं महाभारत के महापर्व की बात करूं, एक महाभारत है, महाभारत के महापर्व की बात करूं, धार्मिक ग्रंथ है, चाहे मैं मैकियावेली आइडियोलॉजी की बात की जाए, मैकियावेली विचारधारा की बात की जाए, चाहे मैं अरस्तू को यहां पर लाऊं, चाहे मैं कार्ल मार्क्स को यहां पर लाऊं, किसी को भी ले आओ आप, सभी लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार ही होते हैं। तो डेफिनेशन लिख दिया जाए कि व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार ही व्यक्ति या समाज के मूल अधिकार होते हैं, समाज के मूल अधिकार होते हैं। अधिकार होते हैं, और यही मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, ये वाली बात। तो ये इसकी एक तरह से मैं बोल सकता हूं, ये परिभाषा हुई। क्या हुई इसकी परिभाषा? यानी मैंने राजनीतिक अधिकार को भी लिया है, राजनीतिक लोकतंत्र को भी लिया है, और मैंने मूल अधिकार की परिभाषा भी आपको दे दी है। तो कैसे मिले? कोई किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, उसको पॉलिटिकल राइट मिले, तो उसने अपने आर्टिकल को यूज किया, यानी राइट्स को यूज किया, तो वहां से उसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिली, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उसे बढ़ाने का अवसर मिला, और जैसे उसने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाया तो ये उसका उद्देश्य हुआ। तो यही तो मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार होते हैं राजनीतिक अधिकार, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उसमें सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी है परिभाषा, इसको आप लिख सकते हैं, मैं यहां पर डाल दूंगा आपके लिए परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, परिभाषा। ओके जी। अब ये तो हुआ एक चीज कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा दे दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरी बात, अब इसकी दूसरी बात आती है, ये केवल परिचय चल रहा है आपका। दूसरी बात आई कि क्या सरकार, अब चलो सरकार पर चलते हैं,
सरकार, देखो याद रखना पहली बात, मूल अधिकार जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार कभी भी नहीं चाहेगी, सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि आप उसके खिलाफ बोलें, कभी नहीं चाहती। लेकिन फिर भी सरकार आपसे ये अधिकार तो कभी नहीं छीन सकती, सरकार चाह के भी ये अधिकार आपसे कभी नहीं छीन सकती। सरकार चाहती है कि आप इधर उधर ना घूमें, या आप जो कहते हैं यात्रा की बात करते हैं, कहीं पर आप सफर कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले सरकार से परमिशन लो। सरकार ये तो चाहती है कि आप उनसे परमिशन लो, तो सरकार ये चाहकर भी नहीं रोक सकती। आप कहीं भी आपको घूमने का अवसर मिलता है तो आप केवल आधिकारिक तरीके से आप वहां जा सकते हैं और अपना उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको सरकार की नीतियां पसंद नहीं आती तो आप ऑन द फ्लोर यानी मंच पर जाकर भी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना में एब्यूज वर्ड नहीं आते। यानी आप सरकार की आलोचना करते करते भावनाओं में इतना बह गए कि आपने सरकार को ही क्या दे दी, जो गाली है, जो एब्यूज वर्ड हैं, आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके ऊपर कई सारे एक्शन भी हुए हैं। जैसे कि आपको बता दें, आजकल पॉलिटिक्स जो है, राजनीति की मैं बात करूं, आजकल इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि किसी भी लीडर को गाली दे देना, मैं कोई भी बात कर रहा हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष का हो। आजकल आपको पता होगा, आज से 2-3 साल पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। स्टैंड अप कॉमेडियन ने किसी भी लीडर को लेके एक अभद्र भाषा का यूज किया गया था, मुझे याद नहीं है, और ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन एक अपने आप में आम भाषा में यूज करते रहते हैं, तो ये बहुत गलत है। और उनके ऊपर एक्शन भी हुआ, उनके ऊपर सेशन कोर्ट ने कई सारी सुनवाई भी की और उनको सजा का भी प्रावधान है। यानी अब वह खुले मंच पर कभी स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत बात है। कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडियन पब्लिक को हंसाने के लिए उस भावनाओं में बह जाते हैं कि वो किसी भी लीडर को, किसी भी सरकार को गाली दे डालते हैं। यहां तक कि भारत की सरकार को गाली नहीं देनी, या राज्य की सरकार को ही नहीं, अपितु विदेश की सरकार को भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यहां पर रहते हुए, चाहे कोई भी हो। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो वहां के प्रधानमंत्री को भी आप एब्यूज वर्ड यूज नहीं कर सकते। हाँ, आलोचना कर सकते हैं उनकी नीतियों की कि ये तो बेकार थी, इससे कोई सेंस नहीं था, जो भी आप अपनी भावनाओं में लाना चाहते हैं। तो यही बात है। तो दूसरी थी बोलने वाली बात। तो मौलिक अधिकार बताना चाहता हूं, मौलिक अधिकार कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहते हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ ये काम करते हैं, पहली बात। और सरकार के खिलाफ उस तरीके से कि आप सरकार के नीतियों की आलोचना कर सकें। तो पहली दूसरी बात मैंने क्या बोली कि सरकार को ये कभी पसंद नहीं होते, वो नहीं चाहते सरकार कि आपको इतने राइट्स मिलें। वो तो गनीमत है सुप्रीम कोर्ट की कि आपके इस राइट्स को बचाने की कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। तो लिखिए, यानी एक तरह से गार्जियन का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। सरकार गार्जियन का काम नहीं करती है मौलिक अधिकारों में। सरकार तो छीनना चाहती है आपको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका क्या होता है? संरक्षक होता है, अभिभावक होता है। तो दूसरी लाइन लिखिए कि मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उच्च न्यायालय भी होती है। मैंने जुडिशरी की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर जुडिशरी की बात कर रहा हूं कि जुडिशरी आपके अधिकारों के लिए क्या करती है? एक गार्जियन का काम करती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। यदि आपका कोई भी राइट्स किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, एवोलिज्ड हो रहा है, तो आप वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, वहां जाकर रिट लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट होती है। दूसरी लाइन ये हो गई, और इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि यह सरकार के खिलाफ काम करते हैं। यह सरकार के खिलाफ काम करते हैं। सरकार के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ इतना भी नहीं चले जाना
कि भावनाओं में बहते बहते आपने कुछ ऐसा बोल दिया या आपने देश के लीडर को कुछ ऐसा बोल दिया तो इससे आपको भी समस्या हो जाए और एक तरह से समाज में आप क्या फैला रहे हो, नफरत फैलाते हो। यदि आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे समाज में नफरत फैले, जिससे समाज में सांप्रदायिकता फैले, या सरकार को, किसी भी सरकार को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, पहली बात। उसके बाद राजनीति करनी है, राजनीति में भी बहुत तहजीब से की जाती है, तो आप राजनीति में भी किसी भी तरीके से एक दूसरे लीडर पर आरोप नहीं लगा सकते बिना सबूत के, बिना प्रमाण के। तो मैंने बोली मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अभिभावक सुप्रीम कोर्ट होता है। ये रही दूसरी बात। अब सरकार के खिलाफ जब काम करती है, और तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा, यह भारत की सरकार यानी भारत की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो आप इतना समझिए कि एग्जीक्यूटिव वो होती है जो, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है विधानमंडल। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका, और चौथा है मीडिया, चौथा है मीडिया। तो पहली है विधानमंडल। विधानमंडल का काम होता है कानून बनाने का काम, आपकी जो समस्या है, आपकी जो मांगे हैं, और उस चीज को देखते हुए सरकार कानून बनाती है। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका उसे आज्ञा पत्र के माध्यम से आप तक लागू करती है, आप तक लागू करती है। ये होती है कार्यपालिका, यानी कार्य का पालन करने वाली कार्यपालिका, जो बनाए गए कानून को क्या करती है? लागू करने का काम करती है। और तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी उस बनाए गए कानून का क्या करती है? रिव्यू करती है। यदि उसमें कोई भी चीज गलत है या कोई भी चीज भारतीय संविधान के खिलाफ बनाई गई है तो उसको खारिज करने का काम जुडिशरी करती है, ठीक है। और मीडिया उस काम को आप तक पहुंचाने का काम करती है, यानी आप तक सूचना का काम करती है, ठीक है, सूचना प्रसारण का काम करती है मीडिया। तो इसमें चारों का बहुत गहरा संबंध होता है, बड़ा रोल होता है। अब क्या करती है? मूल अधिकार वो तत्व है भारतीय संविधान का, एक वो एलिमेंट्स है जब कोई भी कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा बनाए गए मनमाने कानूनों पर रोकने का काम करती है। मनमाना कानून मैंने इसलिए बोला है ताकि कभी सरकार ये बोले कि आपके बोलने की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता जो है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो सोचो, क्या भारत का नागरिक इसके बिना रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब सही हो या गलत हो, भारत का नागरिक चुपचाप बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, चाहे वो लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो इंडिकेशन के माध्यम से हो, और चाहे वो बोलने के माध्यम से हो। तो लिखना सांकेतिक भाषा में या फिर बोलने में, तो सभी तरीके से अपने बात को रखने का अधिकार आपको है। तो यही है आपकी मूल अधिकार की बात। तो यह सरकार के द्वारा बनाए गए मनमाने कानून पर और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए मनमाने कानूनों पर यह रोकने का काम करती है। तीसरी बात, तीसरा है यह विधायिका और कार्यपालिका, यह विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर, और जो कि कानून कैसा हो? मनमाना कानून हो। कैसा हो? मनमाना कानून बनाए गए, ऐसा इसमें ऐड करते हैं एक शब्द, मनमाना। मनमाने कानूनों पर नियंत्रित करने का प्रयास करती है, नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन? मूल अधिकार काम करते हैं। तो तीसरी बात क्या आ गई? ये विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों, मनमाने कानूनों पर नियंत्रित करने का या उन पर रोक लगाने का काम करते हैं। जैसे कि सरकार ने अभी घोषणा की, अभी नहीं मतलब मैं बता रहा हूं, सरकार इसी घोषणा करती है
कि आपको किसी भी राइट से वंचित रखा जाता है। मान लो ऐसी घोषणा की सरकार जब की घोषणा की तो आपको लगा कि यार ये तो हमारे उस राइट्स का क्या हो रहा है, एबोलिश्ड हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके तुरंत रूप से ये रिट लगाई, याचिका लगाई कि ये हमारे इस राइट को हिट करता है। जब कोई भी कानून किसी भी फंडामेंटल राइट के किसी भी कानून को हिट करने की कोशिश करता है तो वहां पर ये रोक लगाने का काम करता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, भारत की सरकार यदि ऐसी घोषणा कर दे कि महिलाएं मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, अब यह बोल दिया कि महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, हालांकि इसके लिए कोई लाइन नहीं लिखी गई है संविधान में अलग से कि महिलाएं भी मंदिरों में जा सकती हैं, लेकिन एक आर्टिकल ऐसा है जो इस तरीके की फ्रीडम को रोकने का प्रयास करता है, वो है आपका 25 आर्टिकल, अभी पढ़ाएंगे जाएगा। 25वां आर्टिकल आपसे यह कहता है, 25वां अनुच्छेद, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का जब अधिकार आपको दिया गया है तो किसी भी वर्ग को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो कोई भी हो, उसी प्रकार से किसी भी समुदाय को धार्मिक अनुष्ठान करने से, धार्मिक पूजा करने से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता वहां पर दी जाएगी। तो अब देखो सरकार ने क्या घोषणा की कि महिलाएं मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। मान लो ऐसी घोषणा कर दे, हालांकि सरकार कभी करती नहीं है, मान लो कर दे कि या भारत का कोई विशेष वर्ग मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, तो अब जब लोग दर्शक इस न्यूज को देखेंगे तो दर्शक जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे, अच्छा मतलब इस वर्ग को मंदिरों में जाना प्रवेश वर्जित है, तो उनका दिमाग सीधा जाएगा ये तो हमारे 25 आर्टिकल का विरोध हो रहा है। 25 आर्टिकल तो कुछ और कहता है कि बिना किसी लिंग के या बिना किसी जाति भेदभाव के आपको मंदिरों में प्रवेश अनुमति है, तो ये तो उस वर्ग को चोट हुई। अब वह वर्ग क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या हाई कोर्ट चला जाएगा। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम हाई कोर्ट जाएगा और 32 के अकॉर्डिंग वहां जाएगा सुप्रीम कोर्ट, 32-20 में आएगा। तो उनको लगेगा ये तो हमारा आर्टिकल हिट हो गया। यदि सरकार के किसी भी कानून से, सरकार की किसी भी नीतियों से या सरकार की किसी भी घोषणा से यदि उस व्यक्ति को हर्ट होता है कि लगता है कि ये हमारे इस फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो सीधे रूप से आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक्शन में आ सकते हो। ये तो हमारे इस आर्टिकल का हनन हो गया, ठीक है। अब यदि ये कहे, यदि मान लो प्रधानमंत्री आकर ये स्टेज पर आकर ये बोल दें कि साउथ के लोग धोती नहीं पहनेंगे, साउथ के लोग साड़ी नहीं पहन सकते, वहां धोती कहते हैं उनको, जैसे जो आप जानते हो साउथ के लोग जो होते हैं, पुरुष वर्ग जो होता है वहां पर एक व्हाइट कलर का एक वो पहनता है धोती टाइप में, साउथ के लोग जो होते हैं, आपने कई सारे लीडरों को देखा होगा साउथ में, तो वो पहन सकते हैं, पहने या ना पहने वो उनकी मर्जी है। लेकिन वहां का एक कल्चर है, वहां का एक कल्चर है कि पुराने लोग जो लोग तो होते हैं वहां पर ये धोती ही पहनते हैं। अब जो ना पहने उस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन पहनने वाले लोगों को तो बड़ी चोट हुई है ना, क्योंकि वो तो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, और यदि संस्कृति बचाने के लिए, ना बचाने में सरकार की कोई ऐसी नीति है तो तुरंत वो क्या करेंगे, अच्छा ये तो हमारे 29 आर्टिकल का हनन हो गया, क्योंकि 29 आर्टिकल में संस्कृति संरक्षण का अधिकार आता है ताकि आप अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर सकें। इसलिए तो तब भी अब उनको लगेगा अच्छा मतलब तमिलनाडु, केरल के लोग, आंध्र के लोग, तेलंगाना के लोग धोती नहीं पहन सकते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके राइट्स पर आपको क्या किया है, अटैक किया है। तो इसलिए ये विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए मनमाने कानूनों पर रोक लगाने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चौथी बात, यदि मान लो सरकार ऐसी घोषणा कर दे, एक तो धोती वाली, जो साउथ के लोग जो हैं व्हाइट कलर की धोती शरीर पर धारण करते हैं, यदि उनसे आपने कह दिया कि आप धोती नहीं पहनोगे, तो इनका मतलब है कि आप उनके कल्चर को क्या कर रहे हो, सरकार खराब कर रही है, यानी खत्म करना चाहती है उनके कल्चर को। अब वो लोग ये कहेंगे कि हम तो ये हमारा कल्चर है और हम अपने कल्चर को बचाने के लिए हर नागरिक को अधिकार होता है, तो वो 29 आर्टिकल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा देगा, रेट लगा देगा। और रेट लगाने का इसका मतलब मूल अधिकार क्या होते हैं, जस्टिसेबल नेचर के होते हैं, यानी न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। तो आप ये बोल दोगे कि मूल अधिकार न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, न्यायोचित प्रकृति के होते हैं।
प्रकृति के होते हैं। यानी आप किसी भी मूल अधिकार के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो लिख दिए, किसी भी मूल अधिकारों के हनन पर, हनन मतलब होता है नुकसान, के नुकसान पर कह दो, के नुकसान पर आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय का दरवाजा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह से चौथी विशेषता। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनको साथ ही साथ लिखते भी जाना है आपको। तो ये तो हुई चौथी। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से अपने राइट्स के हनन पर, यदि आपके मूल अधिकारों को नुकसान होता है तो आप सीधे रूप से कहां जा सकते हो, आप न्यायालय पर जा सकते हो। ये न्यायालय लिखा है मैंने, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर्टिकुलर नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधे रूप से जा सकते हैं। और इसमें हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे, एक आर्टिकल भी आता है जो इसके अनुसार बात करता है। ठीक है, अब आते हैं पांचवी चीज पर, फिफ्थ, मूल अधिकार और क्या कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई मूल अधिकारों के हनन पर। पहली बात, जैसा कि आपको मैं बता रहा था, आज की राजनीति में ये शब्द बहुत स्वतंत्रता को लेके, यानी बोलने की स्वतंत्रता को लेके बड़ी बात होती है। अब चौथी बात है, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। तो 12 से 35 मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। यह हो गई पांचवी बात। अब आते हैं छठवीं बात पर। अच्छा, भाग 1 में कौन सा है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ाया था। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ये पढ़ा दिया था मैंने। अब संविधान के भाग 2 की तरफ अभी मैंने मूव नहीं किया, अभी मैं 3 पर आता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर समझने भी लायक है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर होगा। तो पहले थोड़ा भारी भरकम चैप्टर को समझ लेते हैं, ताकि आपको लगे कि पॉलिटी में हम वास्तव में अब प्रवेश कर चुके हैं। तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है मूल अधिकारों का। यह इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहां से ये वाला नोट करें, और एक ये वाली कि ये जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। और एक ये इसकी विशेषताएं हैं। क्या हैं? विशेषताएं। तो 3 आपके ये क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे कॉपी पे नोट करते रहिएगा ताकि कोई समस्या ना आए। अब आते हैं हम छठवें पॉइंट की तरफ। कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आज इंट्रोडक्शन रहेगा। जब कल से हम पढ़ेंगे तो कल उन्हीं आर्टिकल को दोबारा से उठा के उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या क्या थे उनके ऊपर और कैसे कैसे वो लागू होते हैं, ये सब देखेंगे। और उन पर जब आपको फ्रीडम है तो आपको रेस्ट्रिक्शन कैसे मिलती है, ये भी सब देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज केवल हल्का सा एक परिचय रहेगा इनका कि कौन सा आर्टिकल क्या काम करता है। ठीक है, ये आपका 6 पॉइंट में बात करें तो 12 से 35 कहा था मैंने, लेकिन आपको पता है आर्टिकल 12 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है
राज्य की डेफिनेशन देता है आपको, यानी राज्य या राष्ट्र की डेफिनेशन देता है, राज्य या राष्ट्र की डेफिनेशन। इसमें बोलता है कि वो राज्य यानी जनसंख्या से बनता है, क्षेत्रफल से बनता है और उसकी क्षेत्रफल और जनसंख्या से प्राप्त होता है। तो आर्टिकल जो 12 है वो तो केवल आपको राज्य की अवधारणा को बताता है। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य की अवधारणा, राज्य की अवधारणा बताई गई है। राज्य की अवधारणा बताई गई है। ठीक है, अब मैंने कहा था 12 से 35 की बात में, तो 12 हमारा क्लियर, ये राज्य की अवधारणा। और राज्य की अवधारणा को माना जाता है कि या तो वो जनसंख्या से बनती है, पॉपुलेशन से, या वो टेरिटरी से यानी क्षेत्रफल से, और एक बनती है किससे, एक बनती है सरकार से, और एक बनती है, इसको शासन भी बोल सकते हैं, शासन, कि शासन किसका है, ठीक है, और एक बनती है संपूर्णता से। अब संपूर्णता का मतलब मैंने आपको बताया था, संपूर्णता का मतलब होता है कि राज्य की जो सीमा है, राज्य का क्षेत्रफल जो है, जो जनसंख्या है, सरकार है, उसकी एक खुद की क्या होती है, सॉवरेनिटी होती है। संपूर्णता का मतलब है कि राज्य अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है, इस पर दबाव तो है, लेकिन इसके राज्य की अपनी एक संपूर्णता होती है, और राज्य की संपूर्णता ही राष्ट्र की संपूर्णता कहलाती है। यानी कोई भी फैसले वो खुद लेने में सक्षम होता है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। तो ये हम पढ़ेंगे जब अनुसूची, तो उसमें भी आ सकता है। तो राज्य 4 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो जनसंख्या से, एक क्षेत्रफल से, एक सरकार से, और एक बनता है संपूर्णता से। ओके, तो ये आपकी 3 चीजें यहां पर हो गई। ये आर्टिकल 12 बताता है आपको कि राज्य बनता कैसे है। राज्य की डेफिनेशन क्या है, राज्य की डेफिनेशन है कि क्षेत्रफल हो, उस क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या, और उस जनसंख्या को ऑपरेट करने के लिए, उस जनसंख्या में को ऑपरेट करने के लिए सरकार होती है या जनता के लिए होती है, और उस सरकार की खुद की एक सॉवरेनिटी होती है, खुद का फैसला वो जनता के लिए लेने में सक्षम है, उस पर किसी शक्ति का, बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होता। बाहरी शक्ति का और भारत सरकार का भी दबाव मोस्टली मामलों में नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में होता है, ताकि राज्य सरकार को महसूस हो कि भारत के आप भी एक अभिन्न अंग हो। राज्य सरकार कभी भी डिक्टेटरशिप में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उस पर भारत सरकार का एक दबाव होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात। अब राज्य अपनी मनमर्जी चलाने लगे, वो कहने लगे कि हम तो भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ये वाली बात नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार को सॉवरेनिटी नहीं होती है। लेकिन आर्टिकल 12 केवल राज्य की अवधारणा आपको यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या रहती है, वो उसका क्षेत्रफल है, वो उसकी जनसंख्या है, उसकी खुद की एक सरकार है, और वो सरकार उसके लिए फैसले लेने में क्या है, समर्थ है, योग्य है और संपूर्ण है, ठीक है। ये होती है सॉवरेनिटी। तो आर्टिकल 12 भी आपका क्लियर हो गया। आर्टिकल 13 जो है वो थोड़ा सा एक जुडिशियल रिव्यू को लेके बताता है। क्या बताता है? न्यायिक समीक्षा को लेके बताता है। न्यायिक समीक्षा, मैंने आपसे एक चीज कही थी, आपको याद है, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 में आता है। आर्टिकल 13 यह कहता है कि मैंने आपको एक बात दिखाई थी कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं, राजनीतिक अधिकार जो होते हैं, यह सरकार द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए मनमाने कानूनों पर रोक लगाने का काम करते हैं। और मैंने आपको बताया था लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। तीसरा जो स्तंभ था वो था न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो पहले 2 स्तंभों के द्वारा यानी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है कि कहीं इससे तो मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, यानी जुडिशियल रिव्यू करता है, ताकि कोई भी अधिकार यदि किसी भी संविधान के खिलाफ है तो उसको क्या कर देता है, असंवैधानिक कर देता है। तो न्यायिक समीक्षा में लिखेंगे, देखो यदि विधायिका द्वारा, इसे यदि हटा दें, आप देखें विधायिका द्वारा बनाए गए
कानूनों, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पारित होने के बाद न्यायपालिका द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है, उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा का मतलब है, जैसे कि ये परिवार में बहुत परिवार के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपको याद है कि जब मान लो आपने कोई एक्शन लिया, आपने परिवार में आपने बिना पूछे कोई एक्शन लिया और आपने कोई ऐसी चीज कह दी जो किसी को हाथ किया और किसी के लिए खुशखबरी की बात भी थी, तो आपके परिवार में बैठा हुआ मुखिया कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, वो इस बात का रिव्यू करते हैं कि कहां तक कि आपके यानी मतलब मेरे बेटे ने जो भी किया, बेटी ने जो भी किया, ये फैसला उसका कहां तक सही था और कहां तक गलत था। जहां तक फैसला गलत होता है वहां तक क्या करते हैं, आपके घर में जो मुखिया थे आपके, उन्होंने इस बात को कहकर यह किया कि यहां तक ये फैसला तो ठीक है, लेकिन आपने जो बात आगे की वो गलत है, तो उस बात को पूरी तरह मिटा दिया जाता है और सही बात को वहां तक रख दिया जाता है। तो हर परिवार में ये होता है, यदि कोई भी परिवार का सदस्य है किसी गलत तरीके से कोई गलत काम कर देता है तो उस काम की आलोचना भी कौन करता है, घर का मुखिया करता है। तो उसी प्रकार से न्यायपालिका की भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसे ही संविधान की मूल विशेषता में बोला जाता है कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, संविधान की मूल विशेषता, संविधान की मूल विशेषता। यही होती है संविधान की मूल विशेषता। अब आपको बताया गया कि विधायिका, मान लो संसद में कोई बिल आता है और वो बिल आगे जाने के बाद वो बिल मान लो पास हो गया, यानी विधेयक पारित हो गया। अब कानून बनने के लिए वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तो बाद में जाएगा, यदि मान लो विधायिका से कोई भी कानून पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद वो जाता है जुडिशरी के पास, एक कॉपी जुडिशरी के पास जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये देखती है। और यदि राज्य विधानमंडल से जाएगा तो उसे कौन देखेगा, उसे देखेगा आपका हाई कोर्ट। अब मान लो संसद ने एक कानून बनाया और वह कानून पारित होने के बाद जुडिशरी के पास उसकी एक कॉपी जाती है। जुडिशरी उस पर क्या देखती है, जुडिशरी उसकी समीक्षा करती है, उस कानून की समीक्षा करती है और देखती है कि यह संसद के द्वारा बनाया गया संविधान कहां तक गलत है और कहां तक सही है, या पूरा ही गलत है, या दाल पूरी काली है, या दाल में कुछ और काला है, ये देखा जाता है। तो कहने वाली बात है कि या तो दाल पूरी काली होती है या फिर दाल में कुछ काला होता है, तो यही देखा जाता है। दाल में जो काला है उसको निकालकर पूरा तरीके से प्योर किया जाएगा, यदि दाल पूरी ही काली है तो दाल को साइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस कानून में किसी भी अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, कोई भी अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, किसी के व्यक्ति के धर्म पर चोट तो नहीं हो रही, किसी भी व्यक्ति के भाषा पर चोट नहीं हो रही, या किसी भी कानून में कोई ऐसा कानून जो लिंग के आधार पर भेदभाव पैदा करता हो उस पे तो दिक्कत नहीं हो रही। तो इस तरीके से पूरी तरीके से देखा जाएगा, क्या किसी विशेष वर्ग को कोई अधिकार तो नहीं दिए जा रहे जो और लोगों को नहीं पास नहीं हो। तो ऐसा भी देखा जाएगा कि भाई ये मान लो कह दे कि हिंदू लोगों को ये अधिकार होते हैं, इसका मतलब मुस्लिम है माइनॉरिटी में अभी भारत में। अब मुस्लिम माइनॉरिटी करीबन 35 से 40 करोड़ मुस्लिम है। अब उन 35-40 करोड़ लोगों मुस्लिमों के साथ क्या हो गया, ये धोखा हो गया। तो वह लोग क्या करेंगे, तुरंत रूप से न्यायपालिका जाएंगे, क्योंकि जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। तो न्यायपालिका उनके जाने से पहले क्या कर देगा, इस कानून को जो विधायिका ने बनाया था उसको क्या कर देगा, असंवैधानिक कर देगा। तो लिख देंगे उसकी समीक्षा की जाती है, और यदि समीक्षा करते वक्त बनाया गया कानून यदि असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है,
असंवैधानिक है तो वह निरस्त माना जाएगा, वह निरस्त माना जाएगा। और ऐसा किया भी गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको मैं एक बात बताऊं, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, हालांकि जोड़ी सरी करती रहती है इस बात को, लेकिन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां से, इसी का ही केवल एरो लगाया है मैंने, यानी इसकी बात की जाएगी, या फिर एक तरह से ये वाला। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल है 2014 में। आपको पता है 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, और बीजेपी सरकार के आने से क्या होता है कि संसद में कानून बनता है। उस समय आपको पता ही होंगे प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब अब भी हैं, दो उस समय कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने, सरकार ने एक संसद में बिल आया, वो बिल क्या था, वो बिल ये था, उसका नाम था NJAC, ये बिल का नाम था NJAC। तो NJAC की फुल फॉर्म थी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से एक क्या आ रहा था, एक बिल आ रहा था, और यह बिल यह कह रहा था कि जजों की नियुक्ति अब इस कमीशन से की जाएगी। यानी जुडिशरी में जो नियुक्ति होती है वो क्या होगी, इससे की जाएगी। यानी यह कमीशन जो होगा वो क्या करेगा, जजों की नियुक्ति करेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो और चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। अब बात क्या हुई, यह बिल साहब बड़ी बहुमत से पारित हो गया संसद से। अब संसद से पारित होने के बाद यह इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सभी जजेस इसको पढ़ते हैं, सभी जजेस, चीफ जस्टिस के साथ सभी पढ़ते हैं, और सभी पढ़ने के बाद बड़ी आश्चर्यचकित होता है जजों को। वो जज कहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि यह संसद ने किया क्या, यह संसद ने किया क्या। आपको मैं बता दूं, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी प्रस्तावना में, प्रस्तावना में नहीं, आपको मैंने पढ़ाया था फीचर्स में, संविधान की विशेषताओं में। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका पढ़ाई थी, स्वतंत्र न्यायपालिका जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपको पता है भारत में जितनी भी जुडिशरी हैं उनको इंडिपेंडेंट है बिल्कुल न्यायपालिका। आपको पता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये संविधान की मूल विशेषता थी। क्या थी, संविधान की एक विशेषता थी कि भाई जुडिशरी जो है उसमें किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, किसी भी सरकार का इंटरप्ट नहीं हो सकता। चाहे जजों की नियुक्ति हो, चाहे जजों को मिलने वाली सैलरी हो, चाहे जजों को मिलने वाली सुविधाएं हो, और चाहे जजों का कार्यकाल हो, और चाहे जज के द्वारा दिया गया फैसला हो, किसी भी तरीके से उन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब यह था कि संसद यह चाहती थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इससे, NJAC से। अब बड़ी दिक्कत हो गई यहां पर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में हो गई टक्कर। सुप्रीम कोर्ट यह कहने लगा कि आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को नहीं छीन सकते, क्योंकि आपका जो बिल है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बहुत ही गलत है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और यदि आपने भारत के संविधान में यह बात लिखी गई है, संविधान की मूल विशेषता में बात लिखी गई है, तो आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते। इसलिए हम इस बिल को क्या करते हैं, इस बिल को क्या करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब यहां से सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से संविधान के खिलाफ कोई बनाया गया कोई भी कानून है उसको क्या कर सकती है, असंवैधानिक कर सकती है। उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, और ये आर्टिकल 13 में आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और ये आपको बता दूं, ये किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में, NJAC इसको बिल कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। देखो हर चीज का एक आयोग होता है, हर चीज का आयोग होता है, एक कमीशन होता है। उस कमीशन में आपने इससे पहले पढ़े होंगे एस के धर कमेटी, एस के धर आयोग, फजल अली आयोग, JVP कमेटी। यह कमेटी क्या करती है, अपनी सिफारिश पर सरकार को ऑर्डर देती है,
सरकार की बातों को पूरा करने की कोशिश करती है। अब ये सरकार ये चाह रही थी कि इस कमीशन में सरकार के लोग होंगे, और सरकार के लोग होंगे, वह सरकार जो होगी वो जजों की नियुक्ति करेगी, जबकि सरकार जजों की नियुक्ति नहीं कर सकती। जजों की नियुक्ति केवल क्या होती है, जजों की नियुक्ति जब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें बताएंगे आपको, लेकिन सरकार नहीं कर सकती। और आपको पता है भारतीय संविधान में ये विशेषता भी बहुत भली भांति दे रखी है। मैंने बताया भी था आपको कि जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है सरकार डिसाइड नहीं करती है, ये होती है जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, और सरकार इसको ही क्या करना चाहती थी, छीनना चाहती थी। इसका मतलब यहां पर दिक्कत हो गई, तो क्लैश हो गया। और जब क्लैश होगा तो यदि जो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय हाई कोर्ट। ओके, तो एनजेसी वाला भी मुद्दा यहां पर साफ हो गया। ये 2014 में हुआ था और इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, यानी ये बिल अब नहीं आया, यानी भारत में अब एनजेसी नहीं है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं है। ठीक है, ओके। और आपको पता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, एक और आर्टिकल है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, आर्टिकल 50, ये भी कहता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून है या लागू करने वाला कोई भी कानून है, वह न्यायपालिका से हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। और ये बात सरकार यहां पर भी घुसना चाहती थी, बताओ, सरकार यहां पर भी इंटरप्ट करना चाहती थी। और जबकि आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अलग करो उनको, एक साथ बन जाएगा तो सरकार अपनी राजनीति यहां भी चलाएगी, और सरकार द्वारा जो पॉलिटिक्स चलाई जाती है वो जुडिशरी में काम नहीं कर सकती। यदि अब मान लो बीजेपी गवर्नमेंट अपने जजों को नियुक्त करने लग जाए तो पक्ष में फैसला किसके ज्यादा आएगा, सरकार के पक्ष में फैसला आएगा। इसका मतलब लोग तो बैठे रह गए ना, फिर तो अब लोगों की लिए सोती सुप्रीम कोर्ट, इसलिए लोगों का बचाव करती है। इसलिए कहते हैं कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यह आपका आता है आर्टिकल 50 में, आप चाहो तो लिख सकते हो। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये 50 में आता है भाई। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका एक आर्टिकल 13। अब इससे आगे हम चलते हैं थोड़ी सी और परिचय की बात। तो देखो ये तो आपका क्या है, केवल ये तो पूरे आपके जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं ये पूरे आपके आर्टिकल हैं, इनकी डेफिनेशन यही है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब आप बता देना, यह संविधान की मूल विशेषता है। अब कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने से मुद्दे पर कानून वो जुडिशियल रिव्यू करती है, वो भारत के संविधान के अंतर्गत यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो भारत के संविधान के खिलाफ होता है, उस पूरे कानूनों पर, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो, किसी भी क्षेत्र पर सरकार जब कानून बनाती है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है, और राज्य विधानमंडल से कानून पास होगा तो हाई कोर्ट उसकी जांच करता है। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, यानी न्यायपालिका में कहने का मतलब है। तो ये आपका आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 खुले पूरा 7 हो गए। अब आते हैं हम आर्टिकल 14 की तरफ। आर्टिकल 14 देखो, अब हम जैसे ही बात करते हैं समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 to 18 आता है, 14 से 18 आता है। 14 से 18 जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 to 18 पढ़ते हैं। समानता का मतलब मैंने पहली बात कही थी आपसे, आपको शायद याद होगा, जब हम न्याय की बात करते हैं, एक आपको मैंने फीचर्स संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द पढ़ाया था, समता। क्या पढ़ाया था? समता। समता का मतलब ही होता है समानता, और इस शब्द को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से इस शब्द को लिया गया है। किसको? समता को। आप लिख सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, यहां से इस शब्द को लिया गया है। और इसके ऐसे ही नहीं, 3 शब्द को लिया था यहां से। एक तो किसको लिया था? स्वतंत्रता को लिया था, एक समता को लिया था, और एक लिया गया था बंधुत्व यानी भाईचारा।
इन 3 शब्दों को यहां से लिया गया था। अब मैंने आपको बताया 14 से 18 की बात की, तो 14 से 18 केवल आपको समानता देता है, समानता विकसित करता है, चाहे वो कानून के हिसाब से हो, पहली बात, चाहे दूसरा आप चाहे जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान जो आपका है या वंश के आधार पर आपसे भेदभाव करने पर रोकता है आपको। तीसरा अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो आप कई जातियों में होती हैं, उन जातियों में छुआछूत करने पर यह रोकता है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 आपको बिना किसी भी जाति के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर या किसी मूल स्थान के आधार पर किसी भी तरीके से सरकार द्वारा नौकरियां नहीं दी जा सकती, ये इसको भी रोकता है, यानी सरकारी अफसरों में समानता। ठीक है, आर्टिकल 16। और आर्टिकल 18 केवल क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसको मैं कल पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। अभी 14 से 18 केवल इंट्रोडक्शन दिया है और आगे हम आर्टिकलों को 14 से 18 पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरे विवरण के साथ पढ़ा जाएगा। मैं यही आशा करता हूं कि आपको यहां तक आज का जो एक परिचय है वो समझ में आया होगा और हम इस पे अब आपको पूरा अवेयर और पूरा बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट और बी होपफुल रहना होगा, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही ब्रॉड होने वाला है। हम पूरे जजमेंट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमको पूरा ले जाना है सिविल सर्विसेज तक। कहां तक, सिविल सर्विसेज तक ले जाना है, ताकि आप यदि वहां तक स्टैंड करते हैं तो नीचे के जो एग्जाम है वो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे। और यदि कुछ छोटे एग्जाम की बात करें तो वहां से भी देखो ये चीजें आपको केवल नॉलेज ही दे सकती हैं, आपका घाटा तो कहीं हो नहीं रहा, लेकिन आपको फायदा जरूर होगा इस चीज से। और जो बड़े एग्जाम है, जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज, इससे बड़ा तो एग्जाम है ही नहीं है, इसकी भी कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो बेनिफिट है ही है। ओके, तो मैं आज यही समाप्ति चाहता हूं आपसे और इस पर हम आगे बात करेंगे। 14 से 12 और 13 मैंने आपको पूरा डिस्कशन पढ़ा दिया है, रिवीजन करके आइएगा और फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।